Welcome dear students, my name is Muhammad Ahsan Aslam, working as subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसका 5वां लेक्चर है और आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू एल्कीन, preparations of alkene and physical properties of alkene। तो आइए आज का लेक्चर हमारे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड की वजह से इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है ओलिफिन्स। इनको ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एल्कीन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिनकी ऑयली लेयर होती है, जो ऑयली फॉर्म में होते हैं। इस वजह से एल्कीन्स को ओलिफिन्स का नाम भी दिया जाता है। बाकी हाइड्रोकार्बन्स की तरह ये भी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। अल्कीन्स के मालिक्यूल नेचुरली अबंडेंट भी हैं और दे हैव मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल्स आल्सो, जिनमें से एक एग्जांपल है अल्कीन्स कुदरती तौर पर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आइए अल्कीन्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी पहली एग्जांपल है इथीन का मालिक्यूल, जिसमें टोटल 2 कार्बन एटम है और कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये अल्कीन फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। इसकी सेकेंड एग्जांपल है प्रोपीन का मालिक्यूल, जिसमें टोटल 3 कार्बन एटम है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में एक डबल बॉन्ड है। एग्जांपल नंबर 3 है ब्यूटीन का मालिक्यूल, जिसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में डबल बॉन्ड है। लास्ट एग्जांपल है 2,4-पेंटाडाइईन। बाकी सबके नाम में प्रोपीन, इथीन और ब्यूटीन था, लेकिन इसके नाम में डाइईन है। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें 2 कार्बन के एटम्स ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, फिर इसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 और कार्बन के एटम ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। लिहाजा ये एक ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल है जिसमें डबल बॉन्ड 2 बार है। इस वजह से ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड 2 बार हो उसे हम डाइईन का नाम देते हैं। इसी तरह किसी एल्कीन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड 3 बार भी हो सकता है या उससे ज्यादा बार भी हो सकता है। अगर 3 बार होगा तो उसका नाम ट्राईन होगा, अगर 4 बार होगा तो उसका नाम टेट्राईन होगा एंड सो ऑन। तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स भी एल्कीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकते हैं। तो ये थी आपके पास कुछ एग्जांपल्स एल्कीन की। तो अब हम इनकी प्रेपरेशन के मेथड्स देखते हैं। टोटल 5 एल्कीन की प्रेपरेशन के मेथड्स हैं। इनमें सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सेकंड मेथड है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। थर्ड मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। फोर्थ मेथड है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और लास्ट मेथड है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। तो इन 5 मेथड्स को हम आज के लेक्चर में अल्कीन्स की प्रेपरेशन के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आइए पहला मेथड देखते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनका नाम DE से स्टार्ट होता है, ये सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें किसी न किसी ग्रुप की रिमूवल होनी है। कोई स्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल लाजम इसमें एलिमिनेट होगा। इसके नाम के ऊपर फोकस करें, DE। ये जो DE है ये रिमूवल को, और आगे हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन का एटम आपस में पेयर बनकर रिमूव होगा। तो इनकी रिमूवल के बाद अल्काइल हैलाइड आगे अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंडीशंस हैं, अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन? दैट इज elimination of halogen atom together with hydrogen atom from adjacent carbon atom. जिस कार्बन के एटम से हाइड्रोजन का एटम रिमूव होगा उसके साथ वाले कार्बन एटम से ही हमेशा हैलोजन का एटम रिमूव होगा. तो ये जो रिमूवल होनी है ये हमेशा दो एडजेसेंट कार्बन एटम से होनी है. तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं. तो अल्काइल हैलाइड में एक आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे इस पहले एग्जांपल के अंदर अल्काइल ग्रुप हमारा मिथाइल है. एक कोई भी हैलोजन का एटम हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर हैलोजन का एटम क्लोरीन है. सेकंड एग्जांपल के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है ये हमारे पास इथाइल है और जो हैलोजन का एटम है ये ब्रोमीन है. तो ये थी आपके पास दो एग्जांपल्स अल्काइल हैलाइड्स की. आइए अब हम रिएक्शंस देखते हैं. सबसे पहली एग्जांपल है RCH, हाइड्रोजन का एटम मैंने नीचे की तरफ ड्रा किया है और साथ में है CH2 जिसका एक बॉन्ड हैलोजन के एटम के साथ है. हैलोजन के एटम को हम जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अल्कोहलिक QH है. ये वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंडर आपकी एलिमिनेशन होनी है. तो एक कार्बन के एटम से हैलोजन का एटम और दूसरे कार्बन के एटम से हाइड्रोजन का एटम एलिमिनेट होना है और इन दोनों ने आपस में पेयर बन के निकलना है. तो ये जो इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ ये वाला बॉन्ड था और इस कार्बन का इस हैलोजन के एटम के साथ ये वाला बॉन्ड था, ये दोनों का बॉन्ड आपस में बन जाता है जिससे आगे RCH डबल बॉन्ड CH2, तो आपके पास अल्कीन बनती है. और साथ में जो बाई प्रोडक्ट्स होंगी वो होगा KX का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल. यहाँ से तो आपके पास HX का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है लेकिन बाई प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे KX लिखा गया है. तो आइए इसकी फॉर्मेशन को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. ये आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे मीडियम के तौर पर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. ये इस बनने वाली HX प्रोडक्ट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है. यहाँ से OH और ये वाला H वाटर बन जाता है और ये पोटेशियम आयन हैलाइड आयन के साथ मिलकर KX का मॉलिक्यूल बनाता है. तो इस तरह से ये आपकी यहाँ प्रोडक्ट के अंदर KX लिखा गया है. तो अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं. ये R की जगह पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया है, ये है CH3. इसका एक H मैंने नीचे निकाल के लिखा है क्योंकि ये एलिमिनेशन के प्रोसेस के अंदर एलिमिनेट होना है. और साथ में आपके पास CH2Br, उसका हैलोजन एटम जो है ये नीचे की तरफ लिखा गया है. और ये है आपके पास वो सॉल्वेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कि अल्कोहलिक मीडियम के अंदर है. ये H और Br आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस कार्बन के साथ हैलोजन का एटम है हाइड्रोजन का एटम हमेशा उसके साथ वाले कार्बन से ही एलिमिनेट होना है. इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एडजेसेंट के ऊपर कार्बन एटम का ऑप्शन ही एक है. तो लाजम अगर हैलोजन का एटम यहाँ से निकलेगा तो जो हाइड्रोजन का एटम है वो साथ वाले कार्बन से ही एलिमिनेट होना है. ये H और Br पेयर बन के निकलेगा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. ये वाला हाइड्रोजन का एटम इस OH के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो पोटेशियम का आयन है ये ब्रोमीन के साथ मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा. ये थी एग्जांपल नंबर 2. इसी रिएक्शन की अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3CH2. इसका जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है ये नीचे की तरफ शो किया गया है और साथ में CH2Br. तो Br की जगह पे यहाँ पे कोई भी और हैलोजन का एटम भी हो सकता है. Cl भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकता है. तो एक कार्बन से जिसके पास हैलोजन का एटम है वहां से हैलोजन का एटम रिमूव होना है और उसके साथ वाले कार्बन एटम से ही हमेशा हाइड्रोजन का एटम रिमूव होना है. अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन एटम और एक इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन एटम. लेकिन क्योंकि हमेशा जो हाइड्रोजन का एटम है वो उस कार्बन जिसके साथ हैलोजन का एटम अटैच है उसके साथ वाले कार्बन से ही रिमूव होना है. तो ये हाइड्रोजन का एटम यही वाला रिमूव होगा, यहाँ से H और यहाँ से Br का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से जो कि होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडियम की मौजूदगी में अल्कीन बनाई जा सकती है. ये अल्कीन की प्रेपरेशन का फर्स्ट मेथड था.
सेकेंड मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले आपने नाम पे गौर करना है, DE, इट मींस देयर इज रिमूवल ऑफ समथिंग। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, सो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स। तो जब भी अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल में से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो आपके पास अल्कीन बनेगी। अल्कोहल्स when dehydrated in the presence of catalyst, यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होंगे। The best procedure is to pass vapors of alcohol over heated alumina। ये जो एलुमिना है ये आपके पास यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसे हम अल्कोहल्स का नाम देते हैं। तो जब भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होना है, एक कार्बन के एटम से ये OH वाला ग्रुप और साथ वाले कार्बन के एटम से हाइड्रोजन का एटम रिमूव होना है। तो ये हाइड्रोजन का एटम और ये OH ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, और क्योंकि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो जाता है, इस वजह से इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान यहाँ पे उस बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है बिटवीन 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा भी कुछ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे P4O10, जैसे कि P4O10, H2SO4 एंड H3PO4। ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट लाइन है, The ease of dehydration of various alcohols is in the order। टर्शरी अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना सबसे आसान है, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की टर्न है, और सबसे मुश्किल जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये प्राइमरी अल्कोहल से निकलता है। तो सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल्स? जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पे ये जो थर्ड वाला कार्बन एटम है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये आगे डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ अगर अटैच हो तो ऐसा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। जैसे ये आपकी जो पहली एग्जांपल है, इसमें ये जो CH2 है ये वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, और आगे ये डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल है। प्राइमरी अल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के लिए 75% H2SO4 का सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, और इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है फ्रॉम 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से एक H और एक OH का मॉलिक्यूल वाटर बनकर एलिमिनेट हो जाएगा, और इनके निकलने से हमारे पास यहाँ पर अल्कीन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या हैं कि जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे डायरेक्टली दो कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए। एक ये कार्बन का एटम है जिसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम अटैच है, और एक आपके पास ये इस साइड पे अल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन कार्बन की चेन है ये इसके साथ अटैच है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम आगे दो कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। और सेकेंडरी अल्कोहल में से जो डिहाइड्रेशन है इसके लिए 60% H2SO4 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके लिए क्या है कंडीशंस हैं। और जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये दो कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिनके दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये थी डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब हम टर्शरी अल्कोहल देखते हैं। टर्शरी अल्कोहल में सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम देखना है। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम आगे डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप में भी कार्बन एटम है दो, और एक कार्बन का एटम यहाँ पे है, तो ये डायरेक्टली आगे तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। तो ऐसा अल्कोहल जो है ये टर्शरी अल्कोहल कहलाता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम आगे डायरेक्टली तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। इसकी डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशंस हैं
20% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 और जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन तीनों अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के बाद वो जो एक लाइन हमने स्टडी की थी कि सबसे आसानी से वाटर का मॉलिक्यूल टर्शरी अल्कोहल से निकलता है, ये हमें कैसे पता चलता है? हम इसकी कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। टर्शरी अल्कोहल के लिए जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है ये सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंडीशंस हैं। वो इसीलिए क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल सबसे आसानी से वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये एलिमिनेट करता है। तो ये आपके पास वो ऑर्डर जस्टिफाई होता है कि टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन का प्रोसेस सबसे आसानी से और इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये था सेकंड मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स तीनों की एग्जांपल्स देखी। तो अब है हमारे पास थर्ड मेथड, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने नाम पे फोकस करना है। DE अगेन जो इसका नाम है ये स्टार्ट हो रहा है DE से, इसका मतलब देयर इज रिमूवल ऑफ समथिंग। और आगे नाम में देख लें हैलोजिनेशन, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ हैलोजिन का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। सिर्फ हैलोजिन के एटम्स ऐसे होंगे जो आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमिनेट होंगे। और ये किस मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होंगे? वो मॉलिक्यूल है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स। डाई का मतलब है दो, हैलाइड का मतलब है हैलोजिन के एटम। इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर दो हैलोजिन के एटम्स होंगे, लेकिन दो हैलोजिन के एटम में भी आगे ये स्पेशल केस है जिसका नाम है विसिनल। तो सबसे पहले हम विसिनल डाइहैलाइड्स की एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको सबसे पहले ये समझने में मदद मिलेगी कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। तो बेटा डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले व्हाट आर डाइहैलाइड्स? ऐसे हैलाइड्स जिनमें दो बार हैलोजिन का एटम आ जाएगा वो डाइहैलाइड्स हैं। जैसे ये दोनों एग्जांपल्स आपके पास डाइहैलाइड्स की हैं, इसमें दो बार ब्रोमीन का एटम है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये कार्बन एटम जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 के अंदर, हैलोजिन के दोनों एटम इसी कार्बन के साथ अटैच है। जबकि जो एग्जांपल नंबर 2 है इसमें जो हैलोजिन के एटम हैं ये दो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हैं। एक कार्बन के साथ एक हैलोजिन का एटम है और दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हैलोजिन का एटम है। तो ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें हैलोजिन के एटम्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, ऐसे डाइहैलाइड्स को हम विसिनल डाइहैलाइड्स का नाम देते हैं। और ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें हैलोजिन का एटम या हैलोजिन के एटम्स सेम कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, ऐसे डाइहैलाइड्स को हम जिमिनल डाइहैलाइड्स का नाम देते हैं। तो डाइहैलाइड्स आपके पास दो तरह के होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स और जिमिनल डाइहैलाइड्स। तो यहाँ पे इस मेथड के अंदर हमने ये वाला विसिनल डाइहैलाइड इस्तेमाल करना है। तो आइए आप इस रिएक्शन की एग्जांपल्स और कंडीशंस देखते हैं। डीहैलोजिनेशन अकर्स व्हेन डाइहैलाइड्स is treated with zinc dust। dust का मतलब पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि पाउडर फॉर्म के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज करने का फास्ट होगा। इन एन अनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथेनॉल और एसिटिक एसिड, इसके लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होना है वो वाटर नहीं होना चाहिए, कोई भी अनहाइड्रस सॉल्वेंट हो सकता है। ये है आपके पास एक जनरल मॉलिक्यूल RCH और दोनों हैलोजिन के एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच हैं। तो ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है। एक हैलोजिन का एटम एक कार्बन एटम से और दूसरा हैलोजिन का एटम दूसरे कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा। तो इन्हीं दो कार्बन एटम के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो दोनों हैलोजिन के एटम है ये जिंक के साथ मिलकर जिंक हैलाइड जो का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH के साथ Br का मॉलिक्यूल है, इसी तरह CH के साथ फिर से Br का मॉलिक्यूल है और ये CH आगे CH3 के साथ अटैच है, प्लस जिंक डस्ट और अल्कोहल सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होना है। तो यहाँ से एक ब्रोमीन का एटम और साथ वाले ही कार्बन से दूसरा ब्रोमीन का एटम एलिमिनेट होगा और ये ब्रोमीन जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेपरेशन का थर्ड मेथड बाय द डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स।
अब हमारे पास है मेथड नंबर 4, Kolb's electrolytic method. When sodium or potassium salt of dicarboxylic acid like succinic acid are subjected to electrolysis in an aqueous solution, alkenes are formed. तो ये तो था इस प्रोसेस की थोड़ी सी डिटेल कि इसके अंदर क्या होता है। आइए हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और डाई का मतलब ये होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 बार आएगा। इसका हमने साल्ट लेना है। तो ये यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें CH2 C डबल बॉन्ड O Na, यहाँ पे सोडियम का एटम है। इसकी जगह पे आप पहले सपोज कर लें कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एटम है। तो ऊपर वाला भी COOH और नीचे वाला भी COOH, ये दोनों आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये 2 बार होगा, लिहाजा ये आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब हम इसको बेस के साथ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इसका आगे ये वाला साल्ट बनता है जिसे हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट का नाम देते हैं। तो Kolb's इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में इसी तरह का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इस्तेमाल होना है जो कि आयोनाइजेशन के अमल से गुजरेगा। और ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ये किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होना है। इसी वजह से इस मेथड का नाम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। इसका सबसे पहला स्टेप है आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट। हमें पता है कि साल्ट के अंदर ये आपके पास जो सोडियम है ये पॉजिटिव आयंस हैं, तो आयोनाइजेशन के अमल के दरमियान ये टूटकर अलग हो जाएंगे और ये आपके पास जो है ये एनाइन बनेगा। और आयोनाइजेशन के लिए ये वाटर जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये है आपके पास Kolb's इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का सबसे पहला स्टेप, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, जो आयोनाइज होकर एक कैटाइन और एक जो है वो एनाइन बनाता है। क्योंकि ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होना है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। हमें पता है ये वाला जो एनाइन है ये एनोड के ऊपर जाएगा और ये वाला जो कैटाइन है ये कैथोड के ऊपर जाएगा। तो आइए अब हम जब ये आइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पहुंचते हैं तो इनके वहां पे रिएक्शंस को देखते हैं किस तरह से ये आगे अल्कीन में कन्वर्ट होंगे। सबसे पहले ये वाला जो नेगेटिव आयन है ये एनोड के ऊपर जाएगा। तो एनोड के ऊपर क्या चेंजेस आएंगी, क्या केमिकल रिएक्शन एनोड के ऊपर होगा, सबसे पहले हम एनोड के रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो एनोड के ऊपर ये वाला एनाइन जिनमें इसके ऊपर 2 बार नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के ऊपर। यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब भी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों जगह से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेंगे। जब 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाकी बचेगा। तो इसका मतलब एनोड में पहले स्टेप के ऊपर ये जो आपका एनाइन था ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और आगे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम रेडिकल्स का नाम देते हैं। एनोड में पहले स्टेप में ये वाला जो हमारा एनाइन है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और आगे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है, इसी रेडिकल को मैंने थोड़ा सा जिस तरह से प्रोडक्ट इसमें से एलिमिनेट होनी है मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड को यहाँ पे डबल करना चाहता है। एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन का और एक इस कार्बन का। जैसे यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन में ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम को और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के एटम को देना होगा। ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के साथ ऑलरेडी शेयरिंग में है, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाना चाहता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस बॉन्ड में से अपना इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। जिस तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनने के बाद ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी जिस प्रोडक्ट का नाम होगा CO2। तो एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बनना है और एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बनना है।
जब ये स्टेबल CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो ये वाले जो दोनों कार्बन के एटम्स हैं, इन दोनों कार्बन के एटम के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसका मतलब पहले रेडिकल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर था, अब वही वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इन कार्बन एटम्स के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो रेडिकल्स होते हैं ये कभी भी स्टेबल नहीं होते, इन्होंने लाजम अपने आप को स्टेबल करना होता है, ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं। तो आपने देखा कि इस ऑक्सीजन ने अपने आप को CO2 में कन्वर्ट करके अपने आप को क्या कर लिया है, स्टेबलाइज कर लिया है। अब ये वाला जो आपके पास अल्काइल रेडिकल बनेंगे ये भी आपस में एक एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, पहले इनमें यहाँ ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग से अपने दरमियान बॉन्ड को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड के बाद ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ये जो एनाइन था जो एनोड पे पहुंचता है, ये ऐसा आइन है जो आगे अल्कीन में कन्वर्ट होगा। अब हम कैथोडिक रिएक्शन को देखते हैं। कैथोड पे क्या होगा, ये वो वाटर है जो इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड से एक्सटर्नल वायर के जरिए कैथोड तक पहुंचते हैं। तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे जो प्रोटॉन हैं, हाइड्रोजन के एटम हैं, इनको रिड्यूस करते हैं और फ्री हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वाटर में से दो हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं। ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कैथोड के ऊपर कैटाइन आया था उसके साथ रिएक्ट करके इनको आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनती हैं, अल्कीन, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड नंबर 4, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब हमारे पास है लास्ट मेथड जो कि है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ये एक नई रिएक्शन की टाइप है। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके नाम के एंड के ऊपर जीनेशन का वर्ड आ जाए, हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रोक्साइलेशन, तो ये तमाम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम एडिशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसका मतलब इसमें जो आपके पास पेरेंट मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कोई और दूसरा मॉलिक्यूल एटम्स ऐड होने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है पार्शियल, क्योंकि अल्काइन की दो तरह की हाइड्रोजिनेशन होती है, एक होती है कंप्लीट और एक होती है पार्शियल। अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाए तो इससे अल्केन बनता है, तो हमने यहाँ पे अल्कीन बनाना है। तो अल्कीन बनाने के लिए हमने इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो पार्शियल को ऑब्वियसली कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस in an equimolar ratio over heated catalyst gives alkenes। तो इस रिएक्शन को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ेगा जिसके अंदर कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, और इस पर्पस के लिए जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है उसे हम लिंडलर्स कैटालिस्ट का नाम देते हैं। ये कैटालिस्ट क्या है, फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय ट्रीटमेंट विद क्यूनोलिन। तो इसका मतलब ये मेटल है जिसको आपने इस बेरियम सल्फेट की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब किया है और इसके अंदर क्यूनोलिन सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये तो हैं इस अल्काइन रिएक्शन की कंडीशंस। अब इनकी हम इक्वेशंस देखते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग लिंडर्स कैटालिस्ट टू गिव सिंथेटिक हाइड्रोजिनेशन। ये है आपके पास लिंडर्स कैटालिस्ट, हाइड्रोजिनेशन करवानी है और इससे आगे हमारे पास अल्काइन बनेगी। इसमें आपने डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट नोट करना है, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम जो ऐड हुए हैं, जब भी एटम्स ने ऐड होना है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स की तादाद है ये कम हो जानी है। इनमें ट्रिपल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड रह गया, और जो एक बॉन्ड कम हुआ है वो दोनों कार्बन एटम्स ने इन नए हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बनाया है। और ये जो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर हैं, लिहाजा ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक जैसे एटम्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हैं। तो इसका मतलब ये वाला मेथड फिर आगे आपको सिस आइसोमर देता है। तो इस मेथड की मदद से हम सिस आइसोमर प्रिपेयर कर सकते हैं।
जबकि अगर आपको इसका अपोजिट मींस ट्रांस आइसोमर बनाना हो तो इसकी एंटी प्रोडक्ट है दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये सोडियम अमोनिया की मौजूदगी में हाइड्रोजन की जब भी एडिशन होगी तो इससे आगे जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास ट्रांस आइसोमर होगा। ट्रांस आइसोमर के अंदर जो एक जैसे ग्रुप्स होते हैं ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे होते हैं। तो अगर आपको सिस आइसोमर सिस अल्कीन चाहिए तो हम लिंडलर्स कैटालिसिस इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको ट्रांस अल्कीन चाहिए तो उसके लिए आपने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ये क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद थी, क्योंकि अभी भी कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है अल्कीन में। तो क्योंकि अल्कीन के दरमियान ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी मजीद हाइड्रोजिनेट हो सकता है, इसमें भी हाइड्रोजन की एडिशन हो सकती है। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ये भी हाइड्रोजन की एडिशन के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास फाइनल अल्कीन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन से अल्कीन की बजाय अल्केन बनता है, लेकिन क्योंकि हमने अल्कीन बनानी थी इस वजह से हमें कंप्लीट की बजाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी है। और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए हम लोग इस रिएक्शन को ये कैटालिस्ट इस्तेमाल करके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास 5 प्रेपरेशन के मेथड अल्कीन्स के। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इस टॉपिक के अंदर हम एल्कीन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में। फर्स्ट 3 मेंबर्स दैट इज इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेस at room temperature, while alkene containing carbon number 5 to carbon number 15 they are liquids, and higher members containing more than 15 carbon atoms they are solids। और ये जो solids होते हैं ये भी wax type solids होते हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाले क्रिस्टलाइन solids टाइप नहीं होते, ये waxy solids होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है they are insoluble in water but soluble in alcohols, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है मोस्टली वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। तो इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, और जब भी ये जलते हैं तो ये आगे रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं। जैसा कि आपने अक्सर औकात देखा होगा घरों के अंदर हम लोग जो गैस के ऊपर चलने वाले लैंप्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ गैसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो जलते हैं वो हीट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हीट के साथ साथ ये लाइट भी देते हैं। तो ऐसी गैसेस को हम ल्यूमिनस गैसेस का नाम देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनकी अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इनकी sp2 है, जबकि अल्केन्स के अंदर उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। अल्कीन्स के अंदर जो s करेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन में वो अल्केन्स की निस्बत ज्यादा है। जैसे जैसे s करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बढ़ता है तो कार्बन एटम की पोलैरिटी बढ़ती है। तो आप इसको स्लाइटली पोलर कंसीडर कर सकते हैं। स्लाइटली पोलर होने की वजह से ही ये जो आपके पास सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी थी इसके अंदर ये अल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल है बजाय वाटर के, क्योंकि वाटर जो है ये स्ट्रांगली पोलर मॉलिक्यूल है और जो हमारे पास अल्कीन है ये वीक पोलर है। तो वीक पोलर मॉलिक्यूल अल्कोहल जैसे वीक पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एस करेक्टर के बढ़ने की वजह से वीकली पोलर प्रॉपर्टीज शो करता है, और इस वीकली पोलर प्रॉपर्टीज की वजह से ये अल्कोहल्स के अंदर क्या है, सॉल्युबल हैं। अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये थी हमारे पास 4 इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी फिजिकल स्टेट, सेकेंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी इनकी स्मेल और फ्लेम से रिलेटेड थी, और फोर्थ प्रॉपर्टी था इनका पोलर करेक्टर। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन देखा। तो अल्कीन्स क्या थी?
ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन्स का नाम देते हैं। और आगे एल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, और ओलेफिन्स क्योंकि ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस वजह से इनको ओलेफिन्स का नाम भी दिया जाता है। सेकेंड टॉपिक था हमारा मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इस टॉपिक के अंदर हमने इनकी प्रेपरेशन के 5 मेथड्स देखे। सबसे पहला मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड में से जब भी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी तो अल्काइल हैलाइड से आगे अल्कीन बनेगा। और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए जो कंडीशन थी वो थी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड मेथड था फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से ये डीहाइड्रेशन के प्रोसेस के जरिए अल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, और डीहाइड्रेशन के लिए डीहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स थे? उनमें एलुमिना, H3PO4, H2SO4 जैसे डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि अल्कोहल में से टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल हैं जिनमें से सबसे आसानी से डीहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। थर्ड मेथड था कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इस्तेमाल किया था। उस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की पहले हमने आयोनाइजेशन करवाई, जिससे आगे कैटाइन और एनाइन बना। फिर वो जो एनाइन था वो एनोड के ऊपर जाकर अल्कीन में कन्वर्ट होता है, और वो जो कैटाइन था वो कैथोड के ऊपर जाकर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। लास्ट मेथड था पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। तो हमने देखा हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, जो कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। और 2 किस्म के कैटलिस्ट हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक था लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने अल्काइन से आगे सिस अल्कीन बनानी है। और दूसरा था सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये कैटलिस्ट आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपने ट्रांस अल्कीन बनानी है। और पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्यों इस्तेमाल करनी है? क्योंकि अगर अल्काइन के मॉलिक्यूल की कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगी तो ये आगे अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की कंडीशंस अडॉप्ट करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इस टॉपिक में हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखा कि अल्कीन के पहले कुछ मेंबर गैस होते हैं, गैसियस फेज में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ्यू मेंबर्स कंटेनिंग कार्बन नंबर 5 to 15 ये लिक्विड्स होते हैं, और ऐसी अल्कीन जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 15 से ज़्यादा होती है ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि ये नॉन पोलर होने की वजह से या स्लाइटली पोलर होने की वजह से वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। इनकी थर्ड प्रॉपर्टी थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और ये जब भी जलते हैं तो ये हीट के साथ साथ जो है ये लाइट भी देते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी थी इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से s करेक्टर के बढ़ने की वजह से ये वीकली पोलर होते हैं, और वीकली पोलर होने की वजह से ये मोस्टली अल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आप इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई एल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशंस को देखकर आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। पहला रिएक्शन है CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और सेकेंड आपके पास है टर्शरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ 20% H2SO4। तो इनकी जो आगे प्रोडक्ट्स होंगी ये आपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और थर्ड हमारे पास असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऑफन जो है ये बोर्ड पेपर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है विद मैकेनिज्म। तो आप कोशिश कर सकते हैं, हमने ये मैकेनिज्म सोडियम साल्ट के साथ लिखा था, आप सोडियम की बजाय पोटाशियम साल्ट को लेकर उसको ट्राई कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर।